हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, आज हमारी क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो कि आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड है। एक ऐसा टॉपिक जिसको आप अपने आसपास महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। सो गाइज, अगर आप सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पे आपको सीटेट साइंस प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस अवेलेबल करवा दिए गए हैं, आप वो ले सकते हैं। और जो बच्चे इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं वो भी पीडीएफ भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको मेरे को मेल पे भेजना होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, टॉपिक जो हम आज डिस्कस करेंगे, जिसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो है टॉपिक साउंड। ठीक है, साउंड आप सभी को पता है साउंड क्या होती है। साउंड होती है ध्वनि। ध्वनि यानी कि एक ऐसी वाइब्रेशंस, एक ऐसी वेव जो हमारे को मदद करती है कोई चीज़ सुनने में। ठीक है, ये हमने समझा ध्वनि। अब ध्वनि के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, ध्वनि क्या होती है, किस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सब कुछ हम समझेंगे लेकिन क्वेश्चंस के माध्यम से। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशंस ऑफ ए बॉडी इज डिक्रीज। ये कहते हैं कि यदि हम किसी बॉडी की वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसे डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं और उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देते हैं तो क्या होगा। देखिए बेटा, पहले तो दोनों वर्ड्स को समझिए कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है और आपका एम्पलीट्यूड क्या होता है। देखिए, जब हम, एक बात याद रखिएगा, एम्पलीट्यूड हमारा लाउडनेस को दर्शाता है। एम्पलीट्यूड का रिलेशन किससे होता है? लाउडनेस से। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हमारा होता है किससे? पिच से। ठीक है, किससे होता है? पिच से। अब इन दोनों का क्या मतलब होता है? इन दोनों का मतलब ये होता है, मैं बोल रही हूँ, अभी मैं धीरे से बोला हेलो। ठीक है, तो ये क्या है? लाउडनेस। ये किसकी वजह से आ रही है? एम्पलीट्यूड की वजह से। अब मैं कह रही हूँ हेलो, तो मैंने बहुत तेजी से बोला, लाउडनेस बढ़ गई। इसका मतलब क्या है? मेरा जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ गया। हम जो हमारी साउंड होती है उसे हम वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और इस वेव फॉर्म में जो हमारा ये जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस होता है, ये हमारा किसको दर्शाता है? एम्पलीट्यूड को। इसको दर्शाता है एम्पलीट्यूड को। तो जितनी ज़्यादा ये होगी उतना ज़्यादा हमारा एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, और जितनी ज़्यादा हमारा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही तेज़ हमारी आवाज़ होगी। करेक्ट, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट वर्ड आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या कहती है? फ्रीक्वेंसी हमारी बताती है पिच। पिच का मतलब क्या होता है? बारीकी। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं, हमारी जो गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स की जो पिच होती है वो अलग होती है। ठीक, जो छोटा बच्चा होता है उसकी पिच अलग होती है, और जो जेंट्स होते हैं उनकी पिच अलग होती है। सबकी जो साउंड है वो अलग अलग होती है। करेक्ट। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है? फ्रीक्वेंसी की वजह से। यानी कि जिसमें ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वो उसकी जो पिच होगी वो उतनी ही हाई होगी। करेक्ट, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही पिच उसकी हाई होगी। फॉर एग्जाम्पल, जो छोटा बच्चा होता है उसकी जो पिच होती है वो बहुत हाई होती है, बारीक होती है। किसकी वजह से? क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत हाई होती है। करेक्ट। अब फ्रीक्वेंसी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यानी कि अगर मैं 1 सेकंड की बात करूं, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा समय कितना था? 1 सेकंड का था। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक मेरी कितनी फ्रीक्वेंसी आई? सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी आई। और यहाँ से यहाँ तक ये भी मेरा 1 सेकंड का ही समय, लेकिन जब मैंने यहाँ से यहाँ तक गई मेरी कई सारी फ्रीक्वेंसीज आ गई। ठीक है, तो इस तरह की जो फ्रीक्वेंसी होगी इसको हम हाई पिच कहेंगे, इसे लो पिच कहेंगे। क्यों? क्योंकि उस 1 सेकंड के समय के अंदर हमारी कई सारी साइकिल्स आ गई, यानी कि कई सारी फ्रीक्वेंसी आ गई। लेकिन जब लो पिच होती है तो वो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो इस तरह का जो चार्ट बनता है वो ज़्यादातर हमारे मैन के साउंड में बनता है, और इस तरह का जो चार्ट बनता है वो हमारे चिल्ड्रन के साउंड में बनता है, छोटे बच्चों की आवाज़ में बनता है। करेक्ट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा एम्पलीट्यूड क्या होता है और आपका फ्रीक्वेंसी क्या होता है। एम्पलीट्यूड हमारा लाउडनेस से रिलेट करता है कि हम उस आवाज़ को कितनी तेज़ी से बोलते हैं। अब फ्रीक्वेंसी हमारी को बताती है कि आवाज़ की पिच कैसी है, कम तीखी है या हार्श है या कैसी है। करेक्ट। अब चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन क्या कहते हैं? बोथ द पिच एंड लाउडनेस ऑफ साउंड प्रोड्यूस विल डिक्रीज। अगर हम फ्रीक्वेंसी को
ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए बॉडी इज डिक्रीज। अब इन्होंने क्या करा कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कम कर दी, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारी कम हो गई, पहले ज़्यादा थी कम हो गई, ठीक। और जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ गया, इसको बढ़ा दिया, तो क्या होगा, ये कहते हैं पिच और जो लाउडनेस है साउंड की दोनों डिक्रीज हो जाएगी। पिच और जो लाउडनेस है साउंड की वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, पिच इंक्रीज हो जाएगी, लाउडनेस डिक्रीज हो जाएगी, पिच डिक्रीज हो जाएगी, लाउडनेस इंक्रीज हो जाएगी। देखिए पहले तो एम्पलीट्यूड को समझिए, मैंने क्या कहा था, एम्पलीट्यूड का रिलेशन किससे है, लाउडनेस से, ठीक है। और जब हमारा एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो लाउडनेस भी क्या होती है, बढ़ती है, इसे याद रखिएगा। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस बढ़ेगी, तो हमारा यहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो लाउडनेस क्या होगी, बढ़ेगी। तो देखते हैं लाउडनेस कहाँ बढ़ा रही है, यहाँ पे लाउडनेस डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। अब यानी कि हमारा क्या है, या तो बी हो सकता है या डी हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इन्होंने फ्रीक्वेंसी जो है वाइब्रेशन की वो डिक्रीज कर दी, यानी कि आपकी यहाँ से इस स्थिति में आ गई। जब हमारी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो पिच भी क्या होगी, हमारी डिक्रीज होगी, तो ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इस रिलेशन को याद रखिएगा, पिच इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन है, पिच डिक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर प्लेइंग अ सितारिस्ट ऑलवेज एडजस्ट द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। सितार को बजाने से पहले जो हमारा सितारिस्ट होता है वो क्या करता है कि जो टेंशन होती है इसकी सितार की, उसको हमेशा एडजस्ट करता है और ट्राइज टू प्लग इट सुटेबली, वो उसे आराम से प्लग करने की कोशिश करता है। जब सितारिस्ट अपनी जो टेंशन है उसको एडजस्ट कर रहा है तो बेसिकली वो क्या करना चाह रहा है, तो बेटा उस केस में वो क्या कर रहा है, आपके जो सितार की जो स्ट्रिंग्स हैं यानी कि जो तार हैं उनकी जो पिच है वो उसे एडजस्ट कर रहा है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है, द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स यूज्ड टू इन्वेस्टिगेटिंग मेडिकल प्रॉब्लम वर्क्स एट द फ्रीक्वेंसी। जो हमारे मेडिकल फील्ड के अंदर हमारे जो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट यूज होते हैं वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, तो याद रखिएगा बेटा, अल्ट्रासाउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज होती है, ठीक है। ठीक, जो देखिए याद रखिएगा 0 हर्ट्ज से आपकी जो 20 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी होती है उसे इंफ्रासाउंड कहते हैं, ठीक है। और आपकी ये जो जो आपकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है ये आपकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज में आती है, और जो 20 हर्ट्ज से ऊपर होती है वो हमारे अल्ट्रासाउंड में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा दिया गया स्टेटमेंट गलत है। A drum vibrates with a low frequency, therefore it produces a low pitch sound. ठीक है, a whistle has high frequency and therefore it produces a higher pitch sound. Generally, the voice of a man is shriller than that of a woman. A bird makes a high pitched sound whereas a lion makes a low pitched sound. आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि कौन से वाला इसमें से गलत है। देखिए सारे स्टेटमेंट पिच को लेकर हैं, ठीक है। आप सभी को पता है कि ड्रम में कैसी होती है, लो पिच होती है, भारी कोई ना होती, ड्रम की आवाज़ तो भारी होती है ना, तो भारी है इसका मतलब क्या, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, और फ्रीक्वेंसी कम है तो साउंड भी कैसी होगी, कम होगी। उसी तरीके से जो विसिल है, विसिल की आवाज़ कैसी होती है, बारीक होती है, यानी कि बारीक होती है तो इसका मतलब क्या, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी रही होगी, हाई, ठीक है। हाई किस लिए रही होगी, क्योंकि उसकी पिच भी हाई रही होगी, ठीक। उसी तरीके से जो बर्ड होती है उनकी आवाज़ भी बारीक होती है, चूचू चूचू की आवाज़ करती रहती है, तो किसकी वजह से, हाई पिच की वजह से। हाई पिच की वजह से क्या है, आपका उसकी आवाज़ आपकी बारीक होती है, जो लॉयन होते हैं उनकी लो होती है, लेकिन जो मैन होते हैं उनकी जो आवाज़ होती है वो श्रिलर नहीं होती, विमेन की आवाज़ श्रिलर होती है, यानी कि वुमेन की आवाज़ जो होती है वो बारीक होती है मैन की आवाज़ से, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो विमेन होती हैं उनकी जो वॉइस होती है उनमें जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हाई होती है मैन की वॉइस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अभी हमसे पूछा गया था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अब पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट। द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन हायर इज द पिच। ये कहते हैं अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच हाई होगी। ये बात तो बिल्कुल गलत है कि हमने अभी बताया कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है पिच भी बढ़ती है। ठीक है, लाउडनेस ऑफ ए साउंड इज डिटरमाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। नहीं, हमने बताया लाउडनेस हमारा किससे डिटरमाइन किया जाता है, एम्पलीट्यूड से। साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ये बात बिल्कुल सही बात है कि हमारी जो साउंड होती है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। ठीक है, याद रखिएगा बेटा, साउंड को हमेशा एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है ट्रैवल करने के लिए। साउंड को हमेशा एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है ट्रैवल करने के लिए। यदि हम एक ऐसी जगह पे साउंड क्रिएट करने की कोशिश करें जहाँ पे आपकी एयर भी ना हो, वैक्यूम का मतलब है जहाँ पे आपकी एयर भी प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे आपकी साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। ठीक है, और अगर मैं स्पीड ऑफ साउंड की बात करती हूँ, इसे भी याद रखिएगा, स्पीड ऑफ साउंड को, तो सबसे ज़्यादा हमारी जो स्पीड होती है साउंड की, सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड में। ठीक है, फिर होती है हमारी लिक्विड में, और फिर होती है हमारी गैस के अंदर। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि जो सॉलिड होते हैं इनके जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से जो कंपन होती है वो बहुत जल्दी जल्दी एक दूसरे से टकरा के हमारी पहुंच जाती है। लेकिन जो गैस होती हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से उस कंपन को पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। चलिए नेक्स्ट है, The speed of sound is more on a hot summer day than on a कोल्ड विंटर डे। ये कहते हैं जो साउंड की स्पीड होती है वो गर्मी के मौसम में ज़्यादा होती है सर्दी के मौसम से। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, डेंसिटी जो होती है हॉट एयर की वो कम होती है किससे, डेंसिटी कोल्ड एयर से। ये बात भी दोनों बिल्कुल बेटा सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अब इसको समझिए वो कैसे। देखिए क्या होता है, पहले यहाँ पे समझिए डेंसिटी वाले को। जो डेंसिटी है हॉट एयर की वो कम होती है। देखिए क्या होता है कि जो हमारी हॉट एयर होती है, ठीक है, जब वो गर्म हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। एयर गर्म होने पे क्या होती है आपकी, एक्सपेंड हो जाएगी। और जब वही अमाउंट की जो गैस है वो जब एक्सपेंड हो जाएगी तो उसके पार्टिकल्स कैसे हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। और जब उसके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे तो उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। डेंसिटी हमारी कब बढ़ती है, जब पार्टिकल्स हमारे पास पास होते हैं। और जब हमारे पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं तो वो हमारे क्या होती है, डेंसिटी हमारी कम हो जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक, अब ये कहते हैं स्पीड ऑफ साउंड इज मोर ऑन अ हॉट समर डे। ये बात बिल्कुल सही है कि जो समर डे होता है, क्योंकि अब क्या होता है यहाँ पे समझिएगा बात को, कि स्पीड ऑफ साउंड आपकी क्यों बढ़ जाती है। गैसेस के अंदर क्या होता है कि जब कभी भी आपकी डेंसिटी घटती है, ठीक है, तो स्पीड बढ़ती है। डेंसिटी का और स्पीड का इनवर्स रिलेशन होता है किससे, आपका एयर के अंदर। याद रखिएगा गैस के मामले में हमारा जब हम गैसेस की बात करते हैं तो स्पीड का और डेंसिटी का इन्वर्स रिलेशन होता है। यानी कि जब कभी भी हमारी डेंसिटी जो है एयर में घटती है तो हमारी जो स्पीड है साउंड की वो बढ़ जाती है। अब क्योंकि हॉट समर डे कैसा है, गर्म है, और डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, तो इसकी वजह से स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ये देखिए कुछ रिलेशनशिप्स हैं जो मैंने बता रखे हैं, ये याद रखिएगा। टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है, और डेंसिटी के साथ स्पीड का इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक, और जो ह्यूमिडिटी होती है उसके साथ हमारा क्या होता है आपका, देखिए इन्वर्स होता है। देखिए एज द ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है तो डेंसिटी जो होती है एयर की डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, विच इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, जिसकी वजह से क्या है, साउंड की वेलोसिटी आपकी बढ़ जाएगी। मान लीजिए साउंड ट्रेवल फास्टर इन ह्यूमिड एयर रेनी सीजन। इसे याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि आपकी जो साउंड है वो रेनी सीजन में जल्दी ट्रेवल करती है या फिर समर सीजन में। कीपिंग द टेम्परेचर सेम, सेम टेम्परेचर है, लेकिन आपकी अगर साउंड है वो रेनी सीजन में ज़्यादा ट्रेवल करेगी फास्ट या फिर ड्राई सीजन यानी कि समर में। तो याद रखिएगा हमारी जो साउंड होती है वो हमेशा रेनी सीजन में ज़्यादा ट्रेवल करती है। क्यों
ट्रैवल करती है, क्योंकि रेनी सीजन के अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो डेंसिटी होती है एयर की वो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और आपको सही ऑप्शन बताना है। तो बेसिकली बेटा ये आपका असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। ए फॉर असर्शन एंड आर फॉर रीजन। ठीक है, assertion हमें क्या दिया गया है, an empty vessel produces louder sound than a vessel filled with liquid when struck with a hammer। ये कहते हैं एक वेसल है, ठीक है, ये अगर हम इस वेसल को हैमर से स्ट्राइक करेंगे, यानी कि इस वेसल के ऊपर हैमर मारेंगे, तो एक खाली वेसल ज़्यादा तेज साउंड करता है, किससे, उससे जिसके अंदर लिक्विड भरा होता है। रीजन क्या दे रखा है, द डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड कंटेन इन द वेसल। की जो डेंसिटी होती है एयर की वो कम होती है, किससे, लिक्विड की डेंसिटी से, जो कि उस वेसल के अंदर है। तो बेटा ये दोनों ही बातें सही गई हैं, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। कि होता क्या है, आपका जो वेसल होता है, जो खाली वेसल होता है, उसका क्या होता है, आपकी उसके अंदर एयर होती है और एयर की डेंसिटी कम होती है, और एयर की डेंसिटी कम होने की वजह से क्या होती है, साउंड हमारी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, ज़्यादा तेज़ी से प्रोड्यूस होती है, या फिर ज़्यादा तेज़ी से चलती है। क्योंकि अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि वेलोसिटी हमारी किसके इनवर्स रिलेशन है, डेंसिटी के। दिस इज डेंसिटी एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्पीड। यानी कि जितनी हमारी डेंसिटी कम होगी उतनी हमारी स्पीड उसकी बढ़ेगी। और एयर की डेंसिटी क्योंकि कम होती है लिक्विड की डेंसिटी से, इसलिए क्या है कि जो साउंड होती है खाली वेसल की वो ज़्यादा होती है, किससे, उस वेसल से जिसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन टू डिफरेंट साउंड ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस। ये कहते हैं वो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती है जो दो साउंड्स के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाते, डिस्टिंग्विश कर पाती है, जिसकी पिच भी सेम है और साउंड लाउडनेस भी सेम है। अगर ये दोनों पैरामीटर हमारे सेम है तो हम किस बेसिस पे उन्हें डिस्टिंग्विश करेंगे, तो बेटा हम किस बेसिस पे डिस्टिंग्विश करते हैं उसको, टिम्बर। टिम्बर क्या होता है, टिम्बर हमें बताता है कि उस साउंड की क्वालिटी कैसी है। ठीक है, टिम्बर हमें क्या बताता है, साउंड की क्वालिटी के बारे में बताता है, और इसी बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, असर्शन दिया हुआ है, अ ड्रम प्रोड्यूसेस अ लो पिच साउंड। हमारा जो ड्रम होता है वो क्या करता है, लो पिच साउंड निकालता है, जबकि जो पियानो होता है वो हाई पिच साउंड निकालता है। रीजन दे रखा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट डिटरमाइन द लाउडनेस ऑफ द साउंड। देखिए, आपको मैं बार बार एक बात बोलती आ रही हूँ कि जब भी आपका लाउडनेस की बात की जाएगी तो आपके हम एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, और जब कभी भी हमारी पिच की बात की जाएगी तो हम आपकी फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। सही है, अब हमारे ऊपर पिच की बात की गई है, नीचे एम्पलीट्यूड की बात की गई है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में आपस में रिलेशन नहीं है। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब हमें देखना है क्या ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है। ये तो पता चल गया कि आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि आर हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है। ठीक, लेकिन क्या ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है, तो देखते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है कि ड्रम जो है लो पिच साउंड प्रोड्यूस करता है पियानो से। ठीक है, पियानो की हाई पिच साउंड होती है। नेक्स्ट रीजन कहते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस द लाउडनेस ऑफ साउंड। ये कहते हैं कि जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या डिटरमाइन करता है, साउंड की लाउडनेस कितनी होगी। यानी कि कोई भी अगर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट आपका वाइब्रेट कर रहा है, उसका अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो उसकी लाउडनेस भी बढ़ेगी। तो यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही हैं, लेकिन आपका जो ये रीज़न दे रखा है वो आपका एजर्शन को सेटिस्फाई नहीं करता। अगर यहाँ पे एम्पलीट्यूड की जगह पे इन्होंने फ्रीक्वेंसी लिखा होता तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अमित हिट्स अ पियानो की सॉफ्टली एंड देन हार्डर। अमित क्या करता है, पियानो की को पहले सॉफ्टली प्रेस करता है, उसके बाद हार्ड प्रेस करता है।
What changes in the sound properties will be observed on the second case? जब अमित ने हार्डर की प्रेस करी पियानो की, तो अब आपको साउंड के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? इट विल बी लाउडर बट पिच विल बी लोअर, कि आपकी जो वॉइस है वो साउंड जो है वो लाउड हो जाएगी और पिच लो हो जाएगी, या फिर आपकी वॉइस है वो लाउड हो जाएगी, पिच में कोई चेंज नहीं आएगा, वॉइस लाउड हो जाएगी, या पिच भी हमारी हाई हो जाएगी। तो देखिए बेटा क्या होगा, आपकी यहाँ पे जो पियानो की है, ठीक है, वो आपकी जो की पहले है वही की बाद में है, तो सीधी सी बात है जो उसकी पिच पहले रही होगी उसकी पिच बाद में भी तो वही रहेगी। हाँ, लेकिन अब की बार तेजी से दबाने की वजह से उसका क्या चीज़ बढ़ जाएगी, उसकी जो साउंड है वो बढ़ जाएगी, उसकी लाउडनेस बढ़ जाएगी। करेक्ट? तो इसका आंसर क्या होगा, इट विल बी लाउडर बट पिच विल नॉट बी डिफरेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द रोर ऑफ लॉयन इज लाउड, कि जो रोर होती है, दहाड़ होती है लॉयन की, वो बहुत लाउड होती है। एंड द साउंड ऑफ बर्ड इज फीबल, जो बर्ड की साउंड होती है वो बहुत कमज़ोर होती है। फीबल मतलब कमज़ोर या कम कह सकते हो इन रिलेशन टू द लॉयन। ठीक है, तो इसके पीछे का कारण क्या होता है? पहला देखिए, अब यहाँ पे पहला फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ लॉयन इज हायर। अब मैंने कहा कि जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू द बर्ड, या फिर फ्रीक्वेंसी जो होती है वाइब्रेशन ऑफ लॉयन की और बर्ड की सेम होती। देखो सेम होती तो डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, सीधी सी बात है, कुछ अलग है तभी तो आपका डिफ्रेंशिएशन है, तो ये ऑप्शन तो आपका हो ही नहीं सकता। ठीक, amplitude of vibration of roar of lion is larger as compared to the bird sound, कि ये कहते हैं एम्पलीट्यूड जो होता है किसका, लॉयन की रॉर का, लॉयन की दहाड़ का, उसका ज़्यादा होता है कंपेयर टू द बर्ड साउंड। नेक्स्ट ऑप्शन में कहा गया है एम्पलीट्यूड जो होता है वाइब्रेशन का किसका, लॉयन का, वो बहुत लो होता है। तो बेटा जब हम कह रहे हैं आवाज़ की लाउडनेस की बात करते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, जब भी हम लाउडनेस की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, हम एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। और जब हमारा एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो हमारी जो आवाज़ है वो बढ़ती है, और जब एम्पलीट्यूड कम होता है तो वो आवाज़ कम होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा कि एम्पलीट्यूड जो होता है लॉयन की वाइब्रेशन का, लॉयन की रॉर की वाइब्रेशन का, वो ज़्यादा होता है किससे, बर्ड की साउंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर से एक और एजर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया है। एजर्शन है टाइटनिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स ऑफ तबला प्रोड्यूसेस अ हायर पिच साउंड। ये कहते हैं कि यदि हम तबला की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उसको हम टाइट कर दें तो उससे हाई पिच की साउंड निकलेगी। रीज़न दे रखा है कि जब हम मेम्ब्रेन को टाइट करते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वाइब्रेशनल मोशन की तबला की, वो बदल जाती है। तो बेटा ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और इन्होंने रीज़न भी बिल्कुल सही दे रखा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हियर अ लाउडर साउंड व्हेन अ टेबल इज हिट हार्ड देन व्हेन वी हिट सॉफ्टली। ये कहते हैं कि यदि हम किसी टेबल को बहुत तेजी से बजाते हैं, तेजी से मारते हैं, तो हमें ज़्यादा तेज आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जब हम उसे धीरे से मारते हैं तो हमें कम आवाज़ सुनाई देती है। इसके दो रीज़न दे रखे हैं। पहला रीज़न इन्होंने दे रखा है कि जो साउंड है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है क्योंकि वो हाई एनर्जी से एसोसिएटेड होती है। दूसरा रीज़न दे रखा है इन्होंने R2 कि लाउड के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है देन सॉफ्ट साउंड से। अगेन देखिए, आप ये देखते ही रीज़न 2 को तो काट ही दीजिए, क्योंकि इन्होंने लाउडनेस को किससे रिलेट कर दिया, फ्रीक्वेंसी से। और हम इतनी देर से क्या पढ़ते आ रहे हैं, जब भी हम लाउडनेस की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, एम्पलीट्यूड की बात करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, ओनली R1 इज ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि जो एजर्शन है वो भी सही है और R1 भी सही है और रीज़न भी यही इसका सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजम्पशन रीजन का क्वेश्चन आ गया फिर से। अल्ट्रासाउंड इज इनऑडिबल टू ह्यूमन। अल्ट्रासाउंड जो होती है वो ह्यूमन मानव को नहीं सुनाई दे सकती। ह्यूमन ईयर हैज रेंज ऑफ हियरिंग 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ये बेटा दोनों ही बात आपस में सही हैं। अल्ट्रासाउंड क्या होती है? अल्ट्रासाउंड हमारी वो साउंड होती है जो आपकी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। ठीक है, जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी वो साउंड होती है अल्ट्रासाउंड। और ह्यूमन जो होते हैं, मानव जो होते हैं, वो इस साउंड को नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि जो मानव के पास क्षमता होती है आवाज़ सुनने की, वो केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी एंड डी रिप्रेजेंट 4 मीडियाज एज फॉलो। ए बी सी डी के अंदर हमारे को 4 मीडियम दे रखे हैं। एयर है, वाटर है, आयरन एंड वैक्यूम है। इनमें से किस मीडिया में जो साउंड है वो सबसे कम और सबसे ज़्यादा स्प्रेड होगी? ठीक है, हमने शुरू से ही पढ़ा है सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड वैक्यूम। हमने ये 3 चीज़ें पढ़ी। ठीक है, मैंने आपको बताया था वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करती। वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करती। और सबसे ज़्यादा ट्रैवल किस में करती है? सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसमें गैस में। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने वाली बात कौन सी है। इन्होंने जब बोला कि साउंड सबसे कम किसके अंदर होगी, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? वैक्यूम समझ लेंगे। बेटा वैक्यूम के अंदर तो साउंड ट्रैवल ही नहीं करती। वैक्यूम के अंदर ट्रैवल ही नहीं करती। क्वेश्चन है कि सबसे कम किस में करेगी, तो सीधी सी बात है सबसे कम किस में करेगी? हमारी गैस के अंदर। और गैस के रूप में हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? एयर दे रखी है, यानी कि जिसमें हमारा ए होगा वही होगा। तो यानी कि आपके ये 2 ऑप्शंस तो कट गए। ठीक है, उसके बाद सी या डी में से देखते हैं। अब अभी मैंने बताया कि वैक्यूम में तो ट्रैवल करती ही नहीं, तो आपका डी ऑप्शन भी हट गया। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ए एंड सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड वेव्स विल नॉट बी एबल टू ट्रेवल थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। साउंड वेव हमारी इनमें से किसके द्वारा नहीं जा सकती? जस्ट अभी अभी बताया साउंड वेव हमारी कहाँ पे ट्रेवल नहीं करती? वैक्यूम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट वांट टू चेंज फीबल साउंड टू लो साउंड। अगर एक स्टूडेंट को फीबल साउंड से लाउड साउंड में चेंज करना है, तो इसके लिए उसे क्या बढ़ाना पड़ेगा? अभी हम बात करते आ रहे हैं, जब भी लाउडनेस बढ़ानी होती है तो हमें क्या बढ़ाना होता है? एम्पलीट्यूड बढ़ाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू इंक्रीज द लाउडनेस ऑफ द रिंगटोन ऑफ योर मोबाइल फोन। जब आप अपने मोबाइल फोन की लाउडनेस को बढ़ा देते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी होती है रिंगटोन की वो कैसी हो जाती है? तो बेटा ऐसे में हम क्या कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी हमारी सेम रहती है। क्यों सेम रहती है? क्योंकि आप लाउडनेस बढ़ा रहे हो, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हो, आप उसकी कोई फ्रीक्वेंसी कोई ना चेंज कर रहे हो। फ्रीक्वेंसी तो आपकी वैसी की वैसी रहेगी। देखिए क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट करके पूछा गया है। आपके पेपर में क्वेश्चन इजी आते हैं लेकिन ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लाउडनेस ऑफ साउंड एंड इट्स एम्पलीट्यूड। अभी हम इतनी देर से यही डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं कि लाउडनेस ऑफ साउंड का और एम्पलीट्यूड का कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, लाउडनेस हमारी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग साउंड। साउंड को देखते हुए कौन सी बात इसमें से गलत कही गई है? साउंड फ्रॉम वायलिन एंड अ फ्लूट प्लेड एट सेम टाइम ट्रेवल्स एट सेम स्पीड। ये कहते हैं यदि हम एक ही तरह समय पर आपका वायलिन को भी बजाएं और फ्लूट को भी बजाएं तो वो सेम स्पीड से ट्रेवल करेगी सेम टाइम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, two sound waves of same intensity will always have equal loudness। दो साउंड वेव्स जिनकी सेम इंटेंसिटी होती है उनकी लाउडनेस भी इक्वल होती है। नेक्स्ट है,
स्पीड ऑफ साउंड इन हॉट एयर इज मोर देन दैट अ रूम टेम्परेचर, कि ये कहते हैं कि जो साउंड की स्पीड होती है वो हॉट एयर के अंदर ज़्यादा होती है रूम टेम्परेचर से। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इज अफेक्टेड बाय द डेंसिटी ऑफ मीडियम, कि जो स्पीड होती है साउंड की वो मीडियम की डेंसिटी से अफेक्ट करती है। तो बेटा इसमें जो गलत होगा वो होगा क्या, कि दो साउंड वेव्स सेम इंटेंसिटी की आपकी इक्वल लाउडनेस होगी। ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि दो साउंड वेव्स जिसकी इंटेंसिटी सेम हो उनकी लाउडनेस भी सेम होगी, क्योंकि इंटेंसिटी हमारी डिपेंड करती है कि हम किस टाइप का ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं। हर एक ऑब्जेक्ट की अलग अलग इंटेंसिटी होती है, और अगर उनकी इंटेंसिटी सेम है तो ज़रूरी नहीं है कि लाउडनेस भी आपकी सेम होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग साउंड वेव्स। साउंड वेव्स के बारे में कौन सी कही गई बात बिल्कुल सही है। साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टर इन गैस, नहीं बेटा हम अभी पढ़ते आ रहे हैं, साउंड वेव सबसे ज़्यादा किस में फास्ट चलती है, सॉलिड में। ह्यूमन बींग कैन हियर साउंड हुज फ्रीक्वेंसी इज 15,000 हर्ट्ज, बिल्कुल सही बात है बेटा। अभी हमने पढ़ा कि ह्यूमन ईयर की फ्रीक्वेंसी वो क्या होती है, सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट है साउंड वेव्स कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड। अगर बेटा साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट नहीं होती तो हमारे को सुनाई कहाँ से देती, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, कहते हैं लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। ये भी गलत है बेटा, हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 320 मीटर पर सेकेंड, इसमें स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है। ठीक है, 320 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, और आपकी वेव लेंथ दे रखी है जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं 640 सेंटीमीटर। हमें टाइम पीरियड पूछा है, तो बेटा एक रिलेशन ये देख लीजिए, स्पीड ऑफ साउंड की रिलेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ। ठीक है, जब हमें स्पीड ऑफ साउंड निकालनी हो तो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है, और फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 1 बाय टाइम पीरियड। करेक्ट, तो हमारे को टाइम पीरियड कितना दे रखा है, टाइम पीरियड हमारे को निकालना है, स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है, तो आपका कुछ रिलेशन ऐसा बन जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक, वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमें निकालना है, टाइम पीरियड को मैं यहाँ ला सकती हूँ, वेवलेंथ अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। सेंटीमीटर को मैंने इसमें मीटर में चेंज कर दिया क्योंकि हमारा यहाँ पे मीटर में ही दे रखा है, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.02 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, अभी हम यही बात करते आ रहे हैं कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, हमारा पहला इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही हो गया कि साउंड हमारा वैक्यूम से नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, द साउंड ऑफ ए विसल इज श्रिलर देन द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय बीटिंग अ ड्रम, कहते हैं कि जो विसल की साउंड होती है वो ज़्यादा श्रिल होती है, किससे, जो हम ड्रम पे बीट करने पे प्रोड्यूस करते हैं उस साउंड से। बिल्कुल सही बात है। एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वाइब्रेशन produced by whistle is higher than the amplitude of vibration produced by the drum। देखिए कैसे कैसे कंफ्यूज करते हैं। ये देखिए ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन जो हमारा आर स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो हमारे वेसल के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है उसकी जो एम्पलीट्यूड होता है वो बड़ा नहीं होता, बल्कि क्या होता है, कम होता है, किससे, जो ड्रम से आपका प्रोड्यूस किया जाता है। हाँ, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है इसलिए वो श्रिलर होता है। विसल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है ड्रम की फ्रीक्वेंसी से, लेकिन एम्पलीट्यूड ड्रम का ज़्यादा होता है विसल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर टू एन आयरन रोड and then into air and back into the water, speed of sound will successively। हमें बताना है, पानी सबसे पहले कहा है आपकी जो साउंड है पानी से आयरन में जाएगी। अब जब आपको इतना पता है कि किस में सबसे ज़्यादा होती है, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। पानी क्या है, हमारा लिक्विड है। ठीक, जब लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाएगी तो हमारी स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी,
इंक्रीज होगी, करेक्ट। फिर उसके बाद हमारी ये सॉलिड से कहाँ पे जा रही है आपकी, सॉलिड से फिर जा रही है गैस में, तो क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब गैस से कहाँ जा रही है आपकी लिक्विड में, तो फिर क्या होगी, इंक्रीज, यानी कि इंक्रीज, डिक्रीज एंड इंक्रीज, करेक्ट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स कैन नॉट बी यूज, इनमें से किस चीज़ के लिए हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का यूज़ नहीं करते। तो बेटा हम जो हमारे ये ह्यूमन ईयर्स होते हैं उसकी फंक्शनिंग को चेक करने के लिए हम अल्ट्रासोनिक साउंड का वेव यूज़ नहीं करते, क्योंकि अल्ट्रासोनिक साउंड जो होती है उसकी जो वेव होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, तो मानव तो उसे वैसे भी नहीं सुन पाएगा। जो अगर ह्यूमन ईयर्स को चेक करना है तो हमारी जो उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज ही होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड वाइब्रेशन मेक्स द डैश ए वाइब्रेट इन ह्यूमन बींग्स, साउंड वाइब्रेशन की वजह से क्या चीज़ ह्यूमंस के बींग के अंदर वाइब्रेट करती है, फिर वो वाइब्रेशन कहाँ जाती है, यानी कि ए सेंड्स वाइब्रेशन टू बी, बी को भेजता है, फिर उसके बाद वहाँ से जो बी क्या करता है उस सिग्नल को सी तक भेजता है। तो हमें बताना है ए बी सी क्या होते हैं। तो देखिए बेटा ये ह्यूमन ईयर है, ह्यूमन ईयर्स में क्या होता है कि जब कभी भी हमारी साउंड आती है तो साउंड हमारी कहाँ पर जाके रिफ्लेक्ट करती है, ईयर ड्रम पे, ठीक है, कहाँ करती है, ईयर ड्रम पे। ईयर ड्रम पे हमारी क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है जो क्या करती है, ऐसे ऐसे करके वाइब्रेशन करती है। ये वाइब्रेशन हमारी कहाँ पे जाती है, ये हमारे इनर ईयर पे जाती है, कहाँ जाती है, इनर ईयर, अंदर के हिस्से पे जाती है। और फिर यहाँ से जो आपकी जो साउंड वाइब्रेशन है वो हमारी कहाँ तक चली जाती है, ब्रेन तक चली जाती है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू रिगार्डिंग साउंड एंड लाइट, साउंड और लाइट को लेते हुए कौन सी बात सही कही गई है। वाइब्रेशन जरूरी होते हैं साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। साउंड ट्रेवल स्लोअर देन लाइट, बिल्कुल सही बात है। बोथ लाइट एंड साउंड रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, ये बात बिल्कुल गलत है बेटा, लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन साउंड को मीडियम की जरूरत पड़ती है। वैक्यूम में हमारी साउंड प्रोपेगेट नहीं करती, तो हमारे सही ऑप्शन क्या होंगे, ऑप्शन नंबर ए एंड बी। सो गाइज दिस इज ऑल, आपके जो ये वाले टॉपिक के क्वेश्चंस हैं ये हो चुके हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मोर क्वेश्चंस के साथ। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।